नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 पाठ्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए जो लर्निंग गेम सामग्री उपलब्ध करवाई गई है उसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 16 समीकरण की समझ से संबंधित जो कंसेप्ट है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण गणित में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए समीकरण की समझ हमें आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सरल समीकरण में क्या होता है। सामान्य से हम बात करते हैं कि समीकरण होता है एक तराजू के समान। जिस प्रकार से तराजू में दो पक्ष होते हैं, यानी दो पलड़े होते हैं इस प्रकार से तोलने के, है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो होता है समीकरण। अब चूंकि ये तराजू देखने में कम आती है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि समीकरण इस कंसेप्ट पर ही आधारित है। तो इसमें दोनों पलड़े बराबर होते हैं। इसी प्रकार से समीकरण में भी दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को बोलते हैं दायां पक्ष। और दोनों के बीच में जिस प्रकार से ये तराजू में एक जो सूचक होता है ना, ये दिखाता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। इसी प्रकार से समीकरण में दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल का। देख रहे हैं आप ये है ना, क्योंकि एक समीकरण है 2x ऋण 3 बराबर 7 एक समीकरण है। इसमें दो पक्ष हैं, बाएं पक्ष में है 2x - 3 और दाएं पक्ष में है 7। दोनों के बीच में है बराबर का चिन्ह यानी इक्वल। ओके, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जिस प्रकार से व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि तराजू के दो पलड़े हैं और उसमें मान लिया कोई वस्तु हम तोल रहे हैं, ठीक है ना। अब तोल रहे हैं तो एक पक्ष में वजन ज़्यादा है तो पक्ष झुक जाता है, दूसरा जो पलड़ा होता है वह ऊपर हो जाता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो जिसमें कम है उसमें और वस्तु डालें, ठीक है ना, एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि क्या करें कि या तो वस्तु डाल दें, यदि वस्तु नहीं है तो उतने ही वजन का हम कोई भी बाट डालें ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ये करते हैं, है ना, इधर एक से निकालें या एक में जोड़ें, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट आधारित हम क्या करते हैं कि जब समीकरण हल करते हैं कि बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में किसी भी राशि को ले जाते हैं तो उनके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पक्षांतर। क्या बोलते हैं? पक्षांतर, ठीक है ना। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी राशि को ले जाते हैं तो उसके चिन्ह यानी उसकी जो संक्रिया है वो संक्रियाएं बदल जाती है। धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है कि समीकरण में एक चर राशि कम से कम होती है, ये एक से है, चर राशि है। चर राशि यानी क्या? जिस राशि का कोई भी मान निश्चित नहीं होता है, यह परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर राशि यानी वेरिएबल, ठीक है ना। तो चर राशि ए से लगा करके जेड तक के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, है ना, उन लेटर को हम ले सकते हैं चर राशि के रूप में। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे गणित में एक्स, वाई, जेड या ABC का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, सुविधा की दृष्टि से। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप PQR नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। 26 लेटर में से किसी भी लेटर का उपयोग आप चर राशि के लिए कर सकते हैं। चर राशि यानी अज्ञात राशि, अननोन, जो हमें पता नहीं होती है, उसको हम चर राशि द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो चिन्ह है बराबर का, है ना, इक्वल बोलते हैं, और इसी का नाम है समता चिन्ह, है ना। क्या बोलते हैं? समता चिन्ह। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें हम देख रहे हैं कि 2x ऋण 3
ये बाएं पक्ष में है, ये पक्ष बायां कहलाएगा, और ये 7 है ये कहलाएगा आपका दायां पक्ष। ठीक है ना। अब इस समीकरण को हल कैसे करें, इसके लिए हम थोड़ा सा एक उदाहरण समझते हैं, फिर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जो उदाहरण हमने दिया है 2x - 3 = 7। अब देखें हैं कि 3 जो है ना, 3 कहाँ पर है, बाएं पक्ष में है। जब इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 यह -3 है ना। जब इसको हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो -3 का हो जाएगा +3, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब -3 को हम ले गए हैं तो बचा क्या है, 2x। ये हमने लिख दिया 2x = 7 - 3। अब ये जो दाएं पक्ष में जो भी राशि है, जितने पद हैं वो यथावत रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। जिस भी हम पद को पक्षांतर करते हैं सिर्फ उसका चिन्ह बदलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब हमने क्या किया कि 2x = 7 और 3 जोड़ दिया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे कि देख रहे हैं आप ये 2x है ना, सॉरी ये हम देख रहे हैं कि 2x = 10 है ये। अब 2 और 1 से बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, कोई चिन्ह नहीं है ना। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर होती है गुणा की क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 के साथ में गुणा क्रिया कर रहा है, 2 1 से के साथ में गुणा क्रिया कर रहा है। ठीक है ना। तो पक्षांतर जो करते हैं तो भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे में। तो यह क्या हो जाएगा, x = 10/2। ठीक है ना। अब 2 से 10 डिवाइड हो जाता है, 2 × 2 और 2 × 5 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी x = 5। ठीक है, इस प्रकार से है ना। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, है ना। तो बात वही है, 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, लगाना वही है ना। तरीका कोई सा भी यूज कर सकते हैं, परिणाम हमारा आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं समीकरण हल कीजिए के अंतर्गत पहला प्रश्न। 3x - 2 = 13 आपको दिया है। अब -2 यहां पर है, इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा -2। ये 3x = 13 - 2। ठीक है। 13 में से हमने 2 माइनस किया, कितना आएगा, 11 लिख दिया। अब 3 के साथ में x कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की। तो 3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणा का भाग यानी 11/3, इस प्रकार से आ जाएगा x की वैल्यू। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर है 3x = 2x - 18, है ना। अब यहां क्या करेंगे कि सजातीय राशियों को एक पक्ष में लाते हैं, तो 2x को हम लाते हैं बाएं पक्ष में, तो धन का हो जाएगा ऋण, यानी 3x - 2 = 18। 3x में से 2x हम माइनस करते हैं तो बचता है 1x, लेकिन गुणांक 1 हम लिखते नहीं हैं, जिस प्रकार की बटे 1 लिखते नहीं हैं और घातांक भी 1 लिखते नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा x = 18, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 5 = 1, है ना। अब हमें जो चर राशि होती है ना उसकी वैल्यू ज्ञात करना होती है, उसका हमें मान निकालना होता है। तो -5 का हमने किया पक्षांतर, तो हो जाएगा धन, यानी x = 1 - 5। ठीक है ना। अब 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x = 6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x - 9 = 5 - 3x। अब यहां क्या करेंगे कि 3x को हम लाएंगे बाएं पक्ष में और 9 को ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो नीचे लिखेंगे 5x - 3x, क्योंकि देखिए यहां पर जो 3x है वो धन का था, है ना। पक्ष बदलने पर इस तरफ ले आए हैं तो धन का हो जाएगा ऋण। इसी प्रकार से ये धन 9 है, अब देख रहे हैं यहाँ पर, जब इसका हमने पक्षांतर किया तो क्या हो गया, ये ऋण 9 यानी माइनस का 9 हो गया। क्लियर। चलिए 5x में से 3x घटाते हैं तो आता है 2x बराबर
5 ऋण 9, है ना। देखो चिन्हों के नियम संबंधी हमने वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देखें। फिर भी संक्षिप्त में समझाता हूँ कि जब चिन्ह विपरीत होते हैं, है ना, यानी असमान होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक धन एक ऋण, ये असमान कहलाते हैं, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देंगे। यानी थोड़ी देर के लिए हम चिन्ह भूल जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें से छोटी संख्या को घटा करके जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह कौन सा है देखेंगे और वो चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 ऋण 9 है, अब चिन्हों को हम भूल जाते हैं तो 9 बड़ी है, 9 में से 5 को हमने घटाया, कितना है 4। आप देखेंगे बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो हमने यहाँ लिख दिया -4। क्लियर। चलिए आगे, अब 2 एक से बराबर आ गया हमारा -4, तो 1 से बराबर कितना होगा, अब ये गुणा की क्रिया कर रहा है 2, इसका पक्षांतर करेंगे देखो भाग की क्रिया करेगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 से बराबर हो जाएगा -4/2, है ना, ऋण 4/2। अब 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, है ना, 2 बार कटा, तो नीचे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर -2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार से समीकरण का प्रश्न हल करते हैं, इनको हल करें सीखें, क्योंकि समीकरण के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन पर आधारित आगे बहुत सारे प्रश्न हमको हल करना होते हैं, अज्ञात राशि को ज्ञात करना होता है। चलिए अब हम कर लेते हैं शाब्दिक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हल करने का स्थान है वो बहुत ही कम दिया है, इसलिए हमने शार्ट में जितनी जगह उपलब्ध थी उसके अनुसार हल करने का प्रयास किया है। आप इसको कॉपी में इस प्रकार से न करें, जब कॉपी में करेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हल करें, जिसके लिए वीडियो में अलग से अपने जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल करना है, ये बोर्ड की परीक्षा के लिए मैं अलग से अभी वीडियो आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप निश्चिंत रहें। तो चलिए प्रश्न है, यदि मैं किसी संख्या का, है ना, 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होगा, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब संख्या हमें पता नहीं है कि संख्या कौन सी है, तो उसको हमने मान लिया है x, क्योंकि जो भी अज्ञात राशि होती है उसको हम x के द्वारा ज्यादातर मानते हैं, मान लिया। अब इस संख्या का 3/4, 3/4 मतलब होता है 3/4 का, यानी गुणा, तो हमने ये लिखा x का 3/4 यानी x गुणित 3/4 हो गया। इसमें 3 जोड़ दूं तो हमने ये देखो धन 3 कर दिया, जोड़ना मतलब धन 3, ठीक है ना। घटाना आया तो ऋण, घटाने के लिए हम ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं, मतलब माइनस का, और जोड़ने के लिए, अधिक के लिए, है ना, हम प्लस का उपयोग करते हैं, यानी धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो मुझे 21 प्राप्त होता है। प्राप्त होना यानी प्रतिफल, परिणाम, और वो बराबर के बाद आता है, तो हम लिखाइए बराबर 21। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक प्रश्न को पढ़ करके हम समझेंगे नहीं तब तक उसको सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। चलिए, तो हमने क्या किया, x का 3 में गुणा किया तो 3x/4 है, तो हमने लिया 3x/4। ठीक है ना। और ये धन 3 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो हम जानते हैं कि पक्षांतर करने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं। धन का हो गया ऋण, आप देख रहे हैं यहाँ पर 21 ऋण 3। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो 3x/4, 21 में से 3 घटाया तो आता है 18, लिख दिया। क्लियर। चलिए, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/4 है ना। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। क्यों कि गुणा की क्रिया कर रही है जो संख्या, वह पक्षांतर करने पर भाग की क्रिया कर रही है, और यहाँ पर जो भाग की क्रिया कर रही है पक्षांतर करने पर वह गुणा की क्रिया कर रही है ना। तो जो बटे होती है ना,
वह भाग की क्रिया करती है, ये आपको ध्यान रखना है। बटे मतलब भाग, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे 18 गुणित 4/3। 3 से हमने 18 को डिवाइड किया तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 यानी 6 बार डिवाइड होता है। अब 6 गुणित 4 बचा हुआ है, 6 चौक 24, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, मतलब 49 ईयर्स। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? आयु यानी उम्र, एज, ठीक है ना। आयु यानी उम्र जिसको कहते हैं, एज आप कितने साल के हैं, है ना, मतलब वो आयु पूछ रहे हैं आपसे, ठीक ना। तो देखिए अब माना हमने कि लक्ष्मी की जो आयु है वह 100 वर्ष है, क्योंकि जो पता नहीं है ना, जो चीज़ पता नहीं है वह चर राशि कहलाती है। और चर राशि को हम ए से लगा करके जेड तक के किसी भी लेटर के द्वारा हम इंडिकेट कर सकते हैं। हो गया। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि भैया लक्ष्मी की जो आयु है, आयु के 3 गुने से, आयु कितनी मानी हमने, 100 मानी, एक्स का 3 गुना कितना हो गया, 3x हो गया। 3 का गुणा करना x में, 3x, है ना, गुने मतलब गुणा करना, क्लियर। अब 4 वर्ष अधिक है, अधिक यानी अभी आपको मैं बताया था ना, अधिक आता है मतलब धन का चिन्ह है, प्लस का लगाना है। तो अधिक कितना है, 4 वर्ष अधिक है, तो हमने लिखा धन 4, ठीक है ना। अब यह आयु किसके बराबर है, लक्ष्मी के पिता की आयु के बराबर है, यानी 49 वर्ष के बराबर है। हमने यहाँ लिख दिया 49, 49, ओके। चलिए अब इतना समीकरण बन गया है, तो अब तो हल करना बहुत आसान हो जाएगा। इबारती प्रश्नों में सबसे पहले हमको सही समीकरण बनाते आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इबारत दी गई है ना, वर्ड, है ना, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको पहले हम पढ़ें, समझें, और उसके बाद फिर समीकरण बनाएं। अब समीकरण हमने बना लिया है तो हल करना आसान है, आप जानते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 49 ऋण 4, क्यों कि यहाँ पर धन 4 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4। अब 49 में से 4 घटाते हैं तो आता है 45, हमने लिख दिया है 3x बराबर 45। अब 3 का करेंगे पक्षांतर, यहाँ गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेगा तो ये भाग की क्रिया करेगा, यानी बटे में चला जाएगा। अगली स्टेप हो जाएगी x बराबर 45/3, आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार से 45 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाते हैं 45 में, जो कि आता है 15 बार। तो यहाँ पर हमारा x का माना जाएगा 15 वर्ष, अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समीकरण की समझ जरूर विकसित हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि लाइक करना कोई पैसा नहीं है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे देख लें कि सब्सक्राइब जो लिखा होगा वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए, लाल रंग का है तो भैया उसको टच कर दो, काम खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।